CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच। उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। सुहेल वड़ाइच से गुफ्तगू हुई। आपने सर इतने प्रोग्राम किए, बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ भी प्रोग्राम किए, हर तबके के साथ प्रोग्राम किए। आपको तो शायद याद भी ना हो कि अब तक आप कितने कर चुके हैं प्रोग्राम, लेकिन कभी ऐसा हुआ हो कि किसी बड़ी कदावर शख्सियत का इंटरव्यू किया हो और उसके बाद आपकी राय उसके बारे में एकदम तब्दील हो गई हो? नहीं, देखें, ये जो एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम है, इसमें तकरीबन हम 700 प्रोग्राम कर चुके हैं, तकरीबन, कुछ ऊपर कुछ नीचे। लेकिन इससे पहले मैं जंग के लिए बहुत मैंने इंटरव्यूज़ किए, वो भी सैकड़ों में है, और तादाद भी याद है, अफराद भी याद है। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली जब आप किसी से मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों के बारे में राय तब्दील हो गया, कोई सिर्फ एक शख्सियत नहीं, बहुत सारी शख्सियात ऐसे हैं जिनसे जब मैं मिला तो मेरी राय तब्दील हुई। कुछ के बारे में जो ख़राब थी वो अच्छी हो गई, और कुछ के बारे में अच्छी थी ख़राब हो गई। कोई ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आपकी राय तब्दील हो के ख़राब हो गई हो, आप मायूस हुए हो बहुत? नहीं, वो एक वसी ज़फ़र साहब थे, वज़ीर कानून होते थे मुशर्रफ ज़माने में, तो वो मैं उनको बड़ा पुराना जानता था, बड़े वो स्ट्रगल पीपल्स पार्टी के ज़माने में करते रहे थे, लेकिन जब वो फेडरल मिनिस्टर बने तो बिल्कुल तब्दील हो गए, और उनके अंदर गुस्सा और जज्बातीपन आ गया। उनका एक भाई लेफ्टिनेंट जनरल भी था, तो वो सहाफ़ियों के साथ अक्सर जो है वो इस तरह की कर जाते थे ज़्यादतियाँ, तो मेरे कैमरा मैनों से लड़ पड़े। अच्छा। तो वो इस तरह की बात कर देते थे, तो मेरी राय फिर बदली उनके बारे में। और किसने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया? वली खान। मैं उनसे मिलने से पहले, ज़ाहिर है हम पंजाब के लोगों की उस वक़्त जो कौम परस्त पठान थे, पख्तून थे, उनके बारे में कोई राय अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैं मिला तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ उनके मुताले से, उनकी मुस्तकबिल की पेशबीनी से और उनके तज्ज़िये से। और किस शख्सियत ने आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट किया? इरिटेट मैं बड़ा कम होता हूँ। दूसरा यह है कि हमारी ट्रेनिंग है कि इरिटेट होना नहीं। अगर कोई इरिटेट होने की कोशिश भी करे तो हमारे पास भी टूल्स हैं कि उनको कैसे कूल डाउन करना। कौन सी शख्सियत ऐसी थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया हो? वो तो आपको पता है, फिल्म स्टार्स ही होते हैं आमतौर पर। फिल्म स्टार ख़वातीन जो हैं वो मेकअप पे 3-4 घंटे तो कहीं गए ही नहीं, तो उस पे लगा देती हैं। तो वो मैं चूँकि पहले फिल्म स्टारों से इतना कभी मिला नहीं था, ख़ासकर एक्ट्रेसेस से, तो ये प्रोग्राम की वजह से फिर मेरा तो शोबा सियासत था, तो जब मिलना पड़ा तो फिर हम भी यूज़ टू हो गए। हमें पता चल गया कि भाई ये जिस तरह हमारे फिल्म के रिपोर्टर होते हैं उनको पता होता है कि भाई कितने बजे जाना है, कितना इंतज़ार करना है, हम भी मानूस हो गए। और किसने सबसे ज़्यादा रीटेक करवाई? मीरा ने। अच्छा। वो उन्होंने एक बंदा बिठाया हुआ था, तो हमारा दोस्त ही था वो, तो उससे बार बार वो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ बोलती थी और वो कहती थी कि मुझे बताओ ठीक क्या है, तो वो फिर ठीक करवा के फिर बोलती थी। तो 5-5-6 रीटेक करवाए उन्होंने। आपको वो अपना बाथरूम और ड्रेसिंग रूम, बेडरूम, वो कैसे आपको अलाउ कर देती हैं? देखिए, शोबिज़ की दुनिया के रूल्स और हैं, आम दुनिया के रूल्स और हैं। शोबिज़ की दुनिया में अपने घर को, कमरे को सजाना, अपने बेडरूम को सजाना जो है, उसका मतलब होता है कि उसका स्टेटस क्या है। इसी तरह उसके वॉशरूम में कपड़े, क्लोन होना, ये उसके स्टेटस की निशानी है। वो जिस तरह हम ये दिखाते हैं कि हम इतने जलसों में जा रहे हैं, ये हमारा फॉलोअर हैं, ये हमारे शायकीन हैं, इस तरह वो दिखाते हैं मेरे पास इतने क्लोन हैं, मेरे पास इतनी जूतियां हैं, मेरे पास इतने कपड़े हैं, मेरा वॉशरूम इतना खुला है, मेरे बेडरूम में ये लग्जरीज हैं।
तो दिखाना चाहिए उनको। दुनिया भर में जो शोबिज़ के लोग हैं उनको ये शौक है। कौन सा प्रोग्राम ऐसा था जिसे करते हुए आप खुद नर्वस हो रहे थे? मेरा ख्याल है नर्वस तो मैं कम ही होता हूँ, और अगर हूँ भी तो उस कंट्रोल कर लेता हूँ। देखिए वैसे आप सुन के हैरान होंगे कि मैं इतने प्रोग्राम किए, मैं हर प्रोग्राम के शुरू में नर्वस होता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी शख्सियत जिसका प्रोग्राम करने के बाद आप पछताए हो? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं हर प्रोग्राम को बहुत अहमियत देता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी औलाद की तरह है। मेरी किताबें और मेरे प्रोग्राम भी, जितनी मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है, इतनी ही उनसे, अपने कालमों से। ये मेरी तख्लीक है, ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ कालम नहीं होते, ये जो आपने ज़िंदगी भर सीखा होता है उसका निचोड़ होते हैं। वो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिनके साथ आपने प्रोग्राम किया और आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हो, आपके दिल के करीब? असल में मेरे अंदर एक बूढ़ी रूह है, शायद वो लोगों को नज़र ना आती हो। वैसे तो मैं अब खुद भी बूढ़ा हूँ, लेकिन जब मैं निस्बतन जवान था तब भी मेरी अंदर बूढ़ी रूह थी। तो मुझे ये जो लोग थे पुरानी नस्ल के, नवाबज़ादा नसरुल्ला ख़ान, वली ख़ान, अजमल खटक, अताउल्लाह मैंगल, अकबर बुगती, ये लोग ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते थे, बेनज़ीर भुट्टो। तो यही प्रोग्राम भी मुझे पसंद है, क्योंकि ये मेरे ख्वाब थे ये प्रोग्राम करना। तो ज़ाहिर है वो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे, तो अब वो और भी मीनिंगफुल हो गए। किस प्रोग्राम में आपको सबसे ज़्यादा देर लगी और दिन लगे हों? लंबा प्रोग्राम। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा देर तो चौधरी परवेज़ लाई के प्रोग्राम में लगी, क्योंकि वो उस ज़माने में अपोजिशन में थे और वो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम दिखाना चाहते थे, और वहाँ पे ज़ाहिर है वो मैनेज करते थे। गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं उस वक्त प्रॉब्लम होता था वहाँ जाने का, तो वो पहले वो मैनेज करते थे टाइम, उनके साथ बंदे किस शहर में जाना है। तो वो मैं भी चाहता था कि वो उनको ये मौका मिले, और वो मेरा ख्याल है 5-6 दिन में हुआ। कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके साथ प्रोग्राम करने की ख्वाहिश है और अभी तक पूरी नहीं हो सकी? वो ख्वाहिश तो है, ये है ना कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे 2 बड़े लीडर पसंद थे, क्लिंटन और ओबामा, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैंने बड़ी कोशिश की। जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज भी तो हमारे इतने नहीं ना होते, लेकिन जो पाकिस्तानी उनके जानने वाले थे तो बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म जैसे वाजपेयी वगैरह, इनके साथ? मैं गुजराल साहब का कर चुका हूँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल साहब थे, उनका कर चुका हूँ। वहाँ के नोबल प्राइज़ विनर जो हैं उनका कर चुका हूँ, और वहाँ के एक्टर एक्ट्रेसेस जो पाकिस्तान आते रहे हैं उनका किया है, लेकिन इंडिया जाके नहीं किया। जो पाकिस्तान आए हैं तकरीबन सबकी ही मैंने की है। लालू प्रसाद यादव का किया है, इसी तरह राज बब्बर आए थे यहाँ पे, उनका किया है। आमिर खान का किया था जब वो पाकिस्तान आए थे, अगरचे वो चल नहीं सका क्योंकि उसके अंदर कोई रील के अंदर प्रॉब्लम हो गया था। तो इस तरह से जो भी आया है उसका करने की कोशिश की है। एक ज़माने में आपने प्रोग्राम किया था अल्ताफ़ हुसैन के साथ, बहुत हाई रेटेड प्रोग्राम था। तो उसमें आपने जब उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन अपने अरूज पे थे तो आपने नाज़िया हसन के बारे में आपने सवाल किए, आपको डर नहीं लगा? मेरे प्रोग्राम का पहला नुस्खा, पहला पॉइंट ही है कि हमें कोई, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं किसी को ज़लील करना चाहता हूँ, ना मेरा ये किसी को नीचे करने का मकसद है। मैं तो जो लोगों के जहनों में सवाल है उसको मीठा से मीठा बना के दूसरे का नुक्ता नज़र जानता हूँ, ताकि वो उसको वजाहत का मौका मिले। उसकी शख्सियत पर अगर कोई किसी ने उंगली उठाई है तो उसको वजाहत का मौका मिल जाए। कि ये मकसद नहीं है कि उसको नीचे करना है, उसको इस प्रोग्राम के बाद ताने पड़े, नहीं, ये मकसद नहीं है। ना इंसानों को इसलिए भेजा गया है कि एक दूसरे को जलील करें, एक दूसरे को एहतराम देना मकसद है। अब सर थोड़ा सा ज़रा माजी का सफ़र करते हैं।
बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? देखिए, बचपन हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से तलक रखते हैं। मेरे दादा भी टीचर, मेरे वालिद भी टीचर, मेरी दादी भी टीचर, और फिर मैं खुद भी टीचर बना। हमारे यूँ आप कह सकते हैं कि हमारी एक तालीमी और इल्मी माहौल था, और सारे टीचिंग फैमिली है हमारी। मेरे नाना भी टीचर थे। तो मैं एक गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ा हूँ, कई स्कूलों में पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे नाना टीचर ऑफ टीचर्स थे और मेरे वालिद साहब भी टीचर थे, वो प्रेसिडेंट थे वहाँ के टीचर्स के। तो इसलिए मेरा स्कूल जहाँ अच्छा टीचर होता था वो होता था। मैं दाखिल कहीं नहीं था 8वीं तक। तो जहाँ अच्छा टीचर होता था मुझे वहाँ भेज देते थे। तो मैं टेक्निकल हाई स्कूल जोराबाद, जौहर मेमोरियल हाई स्कूल जोराबाद, प्राइमरी स्कूल नंबर 1, प्राइमरी स्कूल नंबर 2, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल बलवाल, मैं इतने स्कूलों में पढ़ा हूँ। इससे पहले मैं एक इंग्लिश स्कूल था, उसमें भी पढ़ा हूँ। बचपन में शरारती थे, कम गो थे? मैं शरारती था, लेकिन बातों की हद तक। यानी शरारतें एक तो होती है ना अमली, नहीं वो नहीं, बातों की हद तक था कि भाई डिबेट्स करनी, लोगों के साथ बहस करनी, लोगों के साथ सियासत पे बात करनी, दूसरी करनी, ये शुरू से मुझे शौक है। पढ़ाकू थे? कोई पढ़ाई का शौक, पढ़ाई के शौक से ज़्यादा मुझे जो होते हैं ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनका बहुत शौक था। मैं स्कूल की बज़्म अदब का सेक्रेटरी था। मैं फिर कॉलेज में आया तो मजलिस इकबाल, उर्दू मजलिस, मजलिस कायद आज़म, तकरीबन हर वो जो लिटरेरी एक्टिविटी थी उसका मैं मरकज़ होता था। गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में मैंने जो 2 साल लगाए, उसमें यूँ था कि हर रोज़ ही मैं मसरूफ़ होता था, कोई ना कोई एक्टिविटी मैं करवा रहा होता था। कभी लाहौर से मेहमान आए हुए हैं, कभी पिंडी से मेहमान आए हुए हैं। प्रोफेसर, प्रिंसिपल साहब, मैं और हमारे इंचार्ज होते थे रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब, खुर्शीद रिजवी साहब जो मशहूर शायर हैं, ये भी वहाँ होते थे। तो वो बहुत वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। फिर मैं एफसी कॉलेज आया, तो यहाँ मैं कॉलेज का जो मैगज़ीन था वो 10-11 साल से बंद था। मैंने उसको रिवाइव करवाया, उसका मैं एडिटर बना, और फोलियो का वो वहाँ पे वो एक्टिविटी रही। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जब गया एमए इंग्लिश में, वहाँ भी मैं अपने जो यूनिवर्सिटी का हमारा इंग्लिश मैगज़ीन था उसका मैं एडिटर रहा। तो एडिटरी जो है ये मेरे साथ साथ चलती रही। आज भी मैं एडिटर हूँ जंग का। तो ये एडिटरी ज़माना तालिब इल्मी से साथ साथ चली है। पता नहीं था उस वक्त कि ये ट्रेनिंग हो रही है। कभी सोचा था कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगे? मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं अखबार नवीस बन जाऊंगा। मैंने तो कोशिश थी कि पहले डॉक्टर बनूं, डॉक्टर ना बन सके, फेल हो गए। मतलब वो नंबर ना उतने आए, उतने नंबर ना आए। फिर जनाब बीएससी में चले गए, बीएससी में फेल हो गए। फिर बीए का इम्तिहान दिया, यूनिवर्सिटी में जो थी वो इंग्लिश में पोजीशन आ गई, उसकी वजह से हमें इंग्लिश में दाखला मिल गया, वगरना मिलना नहीं था, सेकंड डिवीजन थी। तो बस ये हादसात हैं। फिर सीएसएस की तैयारी करनी थी तो अखबार के दफ्तर चले गए। बस फिर वहाँ ऐसा दिल लगा कि ना मैंने सीएसएस दिया ना कोई कुछ, बस वहीं दिल लग गया। वो सहाफ़त जो थी वो कहीं बैठी थी ताक में, उसने आके काबू कर लिया। टीवी मीडिया पर कैसे आया? वो तो जंग था ना जी, मैं जंग में था, पॉलिटिकल रिपोर्टर था, एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स था, मैगजीन का कंट्रीब्यूटर था, फीचर्स लिखता था। तो वो मेरी एक कॉन्टिन्यूटी थी। हाँ, कॉन्टिन्यूटी थी। तो वो फिर इंटरव्यूअर के तौर पर मुझे यहाँ लाया गया। आपका वहाँ भी आना आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल से आए। ये जिंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बड़ी मुश्किल आती है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ भी जगह मिली। आपका अपना एक मखसूस लबो लहजा, एक मखसूस अंदाज है, इसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ या रुकावट आई? देखिए, यही जो लबो लहजा है, लोग इसका मजाक उड़ाते थे। लोग समझते थे मैं पेंडू हूँ, लोग ये समझते थे कि इसको सही उर्दू नहीं बोलनी आती। लोगों का ये ख्याल था कि ऐ किधरों फड़ के ले आंदा ने, ठीक है, ढीला डाला, ठीक है। वही फिर स्टाइल, जब अल्लाह की नुसरत आती है या जब लोगों की मोहब्बत आती है तो वही फिर वो पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं जो कल को नेगेटिव थी। ये जो आप इंटरव्यूज़ करते हैं, कभी इसकी वजह से धमकियों का सामना करना पड़ा हो? नहीं, इसकी वजह से तो नहीं इतना, लेकिन
बाकी जो मेरी तहरीरें और तकरीरें हैं या उनकी वजह से करना पड़ता है। कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हमें बख्शा गया हो। सबसे भारी कीमत क्या चुकाई? सबसे भारी कीमत होती है आपको नफ्सियाती धचका। बाज़ औक़ात आपको फिज़िकल टार्चर भी उतना नुकसान नहीं देता जितना नफ्सियाती, जब आपको ये डर हो कि हर वक्त आपका पीछा किया जा रहा है, आपकी कॉल्स ट्रेस की जा रही हैं और आपको धमकियां दी जा रही हों, तो आप नफ्सियाती तौर पर, कई बंदे मैंने देखे हैं वो टूट गए हैं। हमने कोशिश किया कि टूटे ना, उसको टाल दें। आंधी आई है तो नीचे बैठ गए हैं, तो आंधी को गुजर जाने दिया है। तूफान आया है तो अंदर छुप गए हैं, थोड़ी सी आंधी तूफान कम हुआ है फिर बाहर निकल आए हैं। तो ये छुपन छुपाई चलती रहती है। आप अपने कॉलमों में बुशरा बीबी जैसी रूहानी शख्सियत पर बड़े लतीफ़ पैराए में तंज भी करते हैं, तो क्या ज़ाती ज़िंदगी में भी रूहानी शख्सियत को मानते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ रूहानी शख्सियत। वो सिर्फ रूहानी तो नहीं है ना, वो सियासी हैं। और जब आप सियासत में आते हैं, जिस तरह हम सहाफ़त में आए हैं तो हमें कोई बख्शता है कि हम पब्लिक के लिए ओपन है, इसी तरह जो सियासत में आता है तो और जो जिसको रहनुमाई मिलती है जो, तो फिर उसको ओपन टू क्रिटिसिज्म तो होता है। तो हो सकता है किसी को अच्छा ना लगता हो, लेकिन हमारा काम है, हम तो हैं ही वॉच डॉग। हमारा तो काम ही गवर्नमेंट्स पे और पॉलिटिकल लोगों के ऊपर एक नज़र रखना, तनकीदी। हम नवाज शरीफ को भी उन पे भी तनकीद करते हैं, तो इसी तरह बाकी लोगों के ऊपर भी करते हैं। तो वो भी किस तरह से, वो सिर्फ कोई रूहानी शख्सियत तो नहीं है। क्योंकि मेरे फैमिली का तल्लक कुछ है ऐसे रूहानी सिलसिलों से। मैं तो एक गुनाहगार आदमी हूँ, तो मेरा तो कोई ना कोई रूहानी उस तरह से है। हाँ, लेकिन मैंने बैत की हुई है गोरडा शरीफ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने करवाई थी। उनकी खुद बैत सियाल शरीफ थी और मेरे दादा की गोरडा शरीफ थी, चूँकि बैत पीर मेर अली शाह साहब से, उनको ख़त किताबत भी है उनकी। तो फिर मेरे वालिद साहब ने उस निस्बत से मेरी गोरडा शरीफ जो है वो बैत कराई। आप अपने कॉलम्स के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह भी करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में आप तनकीद भी करते हैं, तो कौन सी शख्सियात हैं जो उस तनकीद का सख्त बुरा मनाती हैं और कौन सी हैं जिनके ज़रफ़ बहुत बड़े हैं? एक तो जो इक़्तिदार में होता है वो बुरा मनाते हैं, बुरा मनाते हैं। एक क्योंकि हमने अहले इक़्तिदार पे तो हमने ज़रूर कुछ ना कुछ तंज करना होता है। दूसरा, जो लोग ये समझते हैं कि हम पर उंगली भी नहीं उठ सकती, जब उनकी तरफ उंगली उठाएं तो फिर जाहिर है वो नाराज़ होते हैं। अब आजकल का तलक ये बन चुका है कि जो मकबूल हैं वो समझते हैं हमें तो कोई कुछ कहे ही ना। ठीक है, तो वो बड़ा एक मकबूलियत का अफरीत बन चुका है कि जिसने लोगों को डराया हुआ है, धमकाया हुआ है। आप कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ मकबूल हैं लेकिन कबूल नहीं है, तो ये मकबूलियत और कबूलियत में क्या फ़र्क है? नहीं, ये तो साबित हो गया ना कि भाई अगर उनकी सीटें आ भी जाती हैं या सीटें आ गई हैं, पाकिस्तान में जो हाइब्रिड निज़ाम है उसमें ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं इक़्तिदार में आने के लिए। बाज़ औक़ात मकबूल ना भी हो तो कबूलियत होनी ज़रूरी है, तो कबूलियत हो तो आप आ जाते हैं। तो मकबूलियत तो जो है वो अकेली काम नहीं करती। तो मैं ये सबसे पहला था जिसने ये पॉइंट आउट किया। उस वक़्त लोग बड़ा हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा उठाते थे, लेकिन वही साबित हुआ। मैंने बताया था कि इस तरह का निज़ाम आएगा इलेक्शन के बाद, वो आया। मैंने कहा था दी पार्टी इज़ ओवर, पार्टी ओवर हो के रही। मैंने कहा था ये कंपनी नहीं चलेगी, बड़ा लोगों ने बुरा मनाया, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं चली। कोई, मैं खुश नहीं होता इन बातों के मेरी पेशीन गोई पूरी हुई है, लेकिन दीवार पे लिखा अगर नज़र ना आए तो जिसको नज़र आ रहा है उसको कहना तो चाहिए ना। वो क्या मुहर्रिकात थे जिसके नतीजे में आपको ये किताब लिखनी पड़ी कि ये कंपनी नहीं चलेगी? क्या देख रहे थे? मुहर्रिकात नहीं थे। देखिए, हम पिछले 40 साल से हुकूमतों का आना जाना ज़ाहिर है एक ऑब्जर्वर के तौर पर देख रहे हैं। तो आप 40 साल से एक ही खेल देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो आप, तो आप क्रिकेट के लोग तो एक साल देख के कमेंटेटर बन जाते हैं। तो 40 साल से जो खेल देख रहे हैं,
क्या उसका मुशाहिदा करके उसके बारे में थोड़ा बहुत जान नहीं लेंगे? शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा हुकूमत है, ये कंपनी 5 साल पूरे कर जाएगी? मेरा ख्याल है कि जिस दिन तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो टूट जाएगी बड़ी वाज़ेह, उस दिन शहबाज शरीफ की यूटिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ी गहरी बात कर दी आपने। ये जो होती है ना बैसाखियाँ, उस वक़्त तक ज़रूरत होती है जब तक आपका मुखालिफ भारी हो। जब मुखालिफ गिर जाए तो फिर बैसाखियों की क्या ज़रूरत है? यानी शहबाज शरीफ साहब को अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के लिए खान साहब की जो मकबूलियत है वो उसी तरह बरकरार रखनी होगी। नहीं, ये तो नहीं मैं कहता, लेकिन वो आपने उलट तरीके से वो कहने की कोशिश की है। हाँ। बेहतर तो होगा, मतलब मेरे बतौर मेरे से अगर कोई मशवरा ले, मैं तो ये कहूँगा कि सियासी मसाले तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सुनता कौन है? तो दूसरी बात यह है कि देखो, जिस दिन ये पीटीआई की मकबूलियत का भरम भी टूट गया तो उस दिन नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की जो ज़रूरत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर एक कमज़ोर पीटीआई और कबूल पीएमएलएन, इनकी मदद से कोई नई हुकूमत बनेगी जिसको कौमी हुकूमत कहा जाएगा। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो है वो बढ़ेगी या उनकी कोई कबूलियत बढ़ने की कोई इम्कान है? देखें, अगर वो 30-35 सीटें पंजाब से ले लें तो ज़ाहिर है उनकी हुकूमत बन जाएगी। सिंध तो उनके पास है फ़िलहाल, अभी कोई चैलेंज बड़ा नहीं है उनको। लेकिन ये कई लोग ये सवाल करते हैं कि जी अगर पीपल्स पार्टी 11 साल मकबूल रही तो, और बावजूद इसके कि बल्दियाती इंतखाबात हुए, पार्टी लेस इलेक्शन हुए, लेकिन 88 में फिर पीपल्स पार्टी जीत गई 11 साल। उसमें गुजारिश ये है कि अभी तो एक तो ये है कि वो उस वक्त एक राइट और लेफ्ट की लड़ाई थी, तो नज़रियात जो हैं वो लंबे चलते हैं, ठीक है, शख्सियात लंबी नहीं चलती। इसे जो हम सुनते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, तो क्या खान साहब वाकई डट के खड़े हैं या उनको ऑफर नहीं हो रही है? ऑफर उन्हें पहले दिन से मौजूद है, ठीक है, मेरे नॉलेज में है। पर्सनली मैं पहले दिन से बता रहा हूँ लोगों को कि भाई आप जेल से आपको निकाल के बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको ये सिस्टम मानना होगा और खामोश रहना होगा। ये पहले दिन से ऑफर मौजूद है और मेरा ख्याल अब भी होगी। अब मुझे नहीं पता ताज़ा हालात का, लेकिन ये ऑफर उनके लिए मौजूद थी, ठीक है, लेकिन वो नहीं माने, ठीक है, वो क्योंकि उनका ये ख्याल है कि मुझे हुकूमत ही दें। उसकी वजह यह है कि मैं इलेक्शन जीता हूँ तो मुझे हुकूमत दें, तो ये तो ज़ाहिर है फिर ऐसी डिमांड है। और उनको ये भी पता है कि एक मिसट्रस्ट भी है जो दोनों तरफ मौजूद है। मिसट्रस्ट ये है कि अगर इमरान खान ने वादा भी कर लिया तो तोड़ देगा, और दूसरी तरफ इनका मिसट्रस्ट ये है कि ये हमसे कोई रियायत ले भी लेंगे तो उसको पूरा नहीं आगे करेंगे। आपने सर बहुत से इलेक्शंस आपने होते हुए देखे हैं, आप इलेक्शन सेल्स के हेड भी रहे हैं, हर बार इलेक्शन अभी भी फारग ना तो आपकी नज़र में पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन सबसे ज़्यादा शफाफ था? मेरी नज़र में तो कोई भी शफाफ नहीं था। सारे ही इलेक्शंस में जितनी जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपनी फेवर में करने की कोशिश कर रही होती हैं, जो भी हथकंडा मिल जाए, ठीक है। मैंने सबसे पहला जो इलेक्शन देखा, जनरल इलेक्शन, वो 85 का था। 85 से लेके अब तक मैं देखता आ रहा हूँ, हर इलेक्शन में उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो पूरी कोशिश करती है कि हम किस तरह से इस इलेक्शन को जीत सकते हैं गलत तरीके से, ठीक है। तो ये सारे करते आए हैं, किसने नहीं किया। 2018 के इलेक्शन में भी यही हुआ जो 2024 में हुआ, ठीक है। तो हमने 2024 में ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन 2018 में भी हुआ ना। हालिया इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आए तो वो तो वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद लेकर आए थे। हाँ बिल्कुल ठीक। तो क्या वजह बनी, क्यों उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा, क्यों फिर भाई को आगे करना पड़ा? मेरा ख्याल है एक तो इलेक्शन रिजल्ट्स जो कि उनकी मर्जी के नहीं आए, और उसमें मैं समझता हूँ कि नून की बहुत ज़्यादा सुस्ती और अपना नैरेटिव ना बनाना और लोगों से बात ना करना। 10 दिन तो कैंपेन की है उन्होंने, तो
दूसरा ये है कि ये नैरेटिव जिससे मैं मियां नवाज शरीफ को समझा के आया था कि विक्टिम बनेगा इमरान खान, तो इमरान खान विक्टिम बन गए। तो पाकिस्तान में हम तो हीर के साथ हैं, ज़माने की जो भी हीर होती है हम तो उसके साथ होते हैं, जिसके साथ ज़माना जुल्म कर रहा होता है तो वो हमें अच्छी लगती है। ठीक है, हमारी सारी हीरोइंस वही हैं जिनके साथ ज़माने ने जुल्म किया। तो हमारी हीर जो थी वो इमरान खान थी सोसाइटी की, तो बस फिर वो रिज़ल्ट तो वाज़ेह था। ठीक है, पॉपुलर सपोर्ट तो फिर इन्हें नहीं मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ की गलती है कि उन्होंने जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उन्हें इमरान के ख़िलाफ़ फरीक नहीं बनना चाहिए था। उनके पास इस इलेक्शन में कबूलियत थी 100% कबूलियत थी, क्योंकि जो कबूलियत वाले हैं उनके पास भी चॉइस नहीं थी कि पंजाब में 2 ही पार्टियां थी, या पीटीआई या नून, तो फिर एक तो चॉइस करनी थी उन्होंने। पीपल्स पार्टी का पंजाब से खात्मा क्यों हुआ? वो मल्टीपल रीजंस हैं उसकी। ये शुरू हो गया था 88 से ही, आहिस्ता 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 88 में एक दफ़ा सीटें मिल गई, लेकिन उसके बाद डिक्रीज़ ही होता रहा, मुसलसल डिक्रीज़ हुआ। उसकी वजह, लेकिन इसकी चलता इसलिए रहा क्योंकि 2 राइवल पार्टीज थी पंजाब में, नून और पीपल्स पार्टी। जब वो दोनों मिल गई और एक तीसरी पार्टी आ गई तो फिर पीपल्स पार्टी की वो रेलेवेंस ना रही, क्योंकि वो पहले भी उसकी वजूहात ये थी कि पीपल्स पार्टी यहाँ आज तक आई नहीं हुकूमत में। इतना लंबा सस्टेन करना, ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करना, तो लोगों की तवक्कुआत होती हैं, वो तवक्कुआत ही पूरी नहीं हुई भुट्टो के बाद। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में से किसको पहले वज़ीर आज़म बनता हुआ देखते हैं आप? फ़िलहाल तो मरियम नवाज का ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है। उनके पास चीफ मिनिस्ट्री है, उनके पास पीछे चाचा है, वालिद है। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि इस वक्त मरियम आगे हैं बिलावल से। बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी के बारे में क्या कहेंगे, कितनी कामयाब है? नहीं, बिलावल इज़ ए मल्टी टैलेंटेड बॉय। मैं तो बड़ा उसकी काबिलियत का बड़ा मोतरफ हूँ। व्हेनेवर ही स्पीक्स सो फ्लुएंटली एंड सो वेल, लॉजिक से बोलते हैं, तो मैं हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छा बोले हैं वो। खान साहब का मुस्तकबिल क्या देखते? देखो, एक तो दुआ है कि भाई उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। मैं तो किसी का भी मुस्तकबिल ख़राब नहीं चाहता, लेकिन आज की जो सिचुएशन है उस पर मुस्तकबिल को अच्छा नहीं नज़र आ रहा। एक तासुर ये भी है कि पीटीआई की जो क़यादत है उनमें से बहुत से लोग ये चाहते ही नहीं है कि खान साहब जेल से बाहर आए। जिस पे भी अताब आता है, हम जर्नलिस्टों पे भी अताब आया तो कई जर्नलिस्ट मिल जाते हैं अंदर अंदर से खबरें भी देना शुरू कर देते हैं। तो ये तो इंसानी है ना फितरत। अभी ईरान के अंदर नहीं जासूस पकड़े जा रहे, तो ये तो हर पार्टी में होते हैं। क्या खान साहब आपको दोबारा वज़ीर आज़म बनते दिखाई देते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर उनकी सुलह हो जाए तो इसका इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। सुहेल वड़ाइट ने अपने बुजुर्गों के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया को बहुत संभाल कर रखा है। ये ज़रा तारुफ तो करवाएं ना। ये मेरे दादा हैं चौधरी अली बख्श, मेरे वालिद साहब हैं चौधरी फैज़ सरवर सुल्तान, मेरे नाना हैं चौधरी रहमत खान, ये दादा और नाना के तीसरे भाई हैं चौधरी फतेह खान। ये ज़मींदारा स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर। ये भी टीचर थे, मेरे नाना भी टीचर थे, मेरे वालिद साहब भी टीचर थे, ये सारे ही टीचर थे। और एक आपके चचा थे जी जी जिनसे आप बहुत प्यार करते? जी जी जी, मेरे चचा वो फौत हो गए। हाँ। मैं उन्हीं के पास रहता था जी। ये भी कोई पुरानी चीज़ें घर की पड़ी हैं। वाह वाह। ये ग्रामोफोन है, ये तो कमाल है। 1930 का। हाँ हाँ ठीक है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल इसी तरह था और फंक्शनल है बिल्कुल वाह फंक्शनल है। ये सारे वो रिकॉर्ड पड़े हैं, भी सारे उस जमाने के हैं, 1930 के हैं। और कभी कभी सुनते भी हैं? कभी कभी सुनता भी हूँ, लेकिन अब बेहतर ये मॉडर्न आ गया अब। हाँ हाँ, अब ये मॉडर्न आ गया। वाह। ये सुनते हैं। ये चाइनीज़ है। जो पुरानी चीज़ों का मुझे शौक है वो रेडियो पड़ा। वाह। ये वाह। ये मेरे नाना की
सदूकड़ी है, उस ज़माने में इसको सदूकड़ी कहते थे। ये देखें, ये सबसे छोटा जी कुरान पाक है। वाह ये माशाल्लाह। देखें ज़रा, कुरान पाक है सबसे छोटा। वाह जी वाह वाह। ये उस ज़माने में जेबी घड़ियाँ होती थी। जी बिल्कुल जी। ये पॉकेट ये लगाते थे, साथ इसके जंजीर होती थी जी और वो लटकाते थे या जेब में डालते थे। वाह, आपने तो बहुत खजाना संभाल के रखा हुआ। अपनी पुरानी बुजुर्गों की यादें। चीज़ें, हाँ उनसे प्यार है लोगों की। ये उस ज़माने की ऐनक, ये आप देखें, ये भी मेरे नाना की ऐनक है। दूसरी साइड से खोलें ज़रा। लाइन मैं खोलता हूँ। वाह 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 वाह। ये उस जी ज़माने बिल्कुल, में- ये देखते थे हम पुरानी तस्वीरों में ना। जी उस बिल्कुल। ज़माने की, हाँ ठीक है। वाह। अच्छा, ये देखें, कॉमन पिन्स हैं, मेड इन इंग्लैंड। कॉमन पिंस। कॉमन पिन्स मेड इन इंग्लैंड, ये सारी उस ज़माने की, वाह जी वाह ये सारे वो पैकेट पड़े हैं। वाह ये सारे खतूत हैं जो बुज़ुर्गों के मैंने महफूज रखे हुए हैं। माशाल्लाह वाह। उन्होंने अपनी और अपने आबाओ अजदाद की तस्वीर दिखाई जिन्हें बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मैं किताबत भी छोटी मोटी कर लेता हूँ, मैंने सीखी हुई है। वाह। ये मेरे हाथ का लिखा और ये आपकी अपनी किताबत है? जी, मेरे अपने हाथ। माशाल्लाह। ये मेरी वालदा का ड्रेसिंग टेबल है। वाह। ये संदे हैं, मेरे दादा पंजाबी के शायर थे, अच्छा। तो ये उनकी किताब छपी हुई है, मैं अंदर दिखाता हूँ आप। जी। ये सारी संदे हैं जो मेरे नाना दादा की हैं। वाह वाह। ये उनकी तस्वीरें हैं। फिर मेरे दोनों चचा हैं। जी। ये घोड़ा शरीफ को पीर साहब से का जवाब है। अच्छा। ये उनके ख़त हैं मुख्तलिफ। वाह ये आमद नदीम कासवी साहब के चचा का ख़त है मेरे दादा के नाम। वाह। ये कोयटा से ख़त है मेरे नाना के। ये मेरी नानी की हाथ की तहरीर है। आहा। ठीक है। तो कायद आज़म से मुलाकात हुई आपके नाना या दादा? नहीं, वो मुलाकात अल्लामा इकबाल से पढ़े हुए थे मेरे नाना, वाह। और मौलवी मीर हसन से पढ़े हुए थे वज़ीराबाद में पहले, और फिर जो थे अल्लामा इकबाल के शागिर्द थे ये मेरे नाना, अच्छा। यहाँ इस्लामिया कॉलेज में। वाह। ये मेरे वालिद साहब हैं, ये खुशवंत सिंह के साथ खड़े हैं, वो हडाली आए थे। ये भी हमारी फैमिली पिक्चर्स हैं। ये मैं छोटा मैं बैठा हूँ। ये वाह जी। पीछे मेरे वालिद साहब हैं, दादी हैं, ये सारी फैमिली। ये मेरे दादा के हाथ की लिखी हुई, टीचर थे ना जी। तो वो स्कूल पढ़ाते थे, फार्मूले लिखे हुए हैं। वाह। वो मेरी वालदा ने वेडिंग उसको कार्ड भेजा हुआ है मेरे वालिद को, हाथ से बना के। अच्छा। ठीक है। ये मेरे नाना ने कायद आज़म मेमोरियल फंड उस ज़माने में उसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। वाह। ये मेरे वालिद वालदा ससुर सास चचा सबकी वेडिंग की पिक्चर्स हैं। वाह। ये मेरा निकाह काजी साहब पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह। ये जस्टिस अफजल चीमा साहब हैं, ये मेरी वाइफ के सरपरस्त थे। ये नवाब साहब हमारे घर बैठे हैं, आते थे हर साल, नवाबजादा नसरुल्लाह खान। वाह माशाल्लाह। तो मेरे चचा दोनों खड़े हैं साथ। ये शादी पे पिक्चर्स, मेरे कज़न की शादी थी। ये सारे अताउल्लाह कासमी साहब, शामी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, हुसैन पराचा, चौधरी सरवर गवर्नर, मंजूर भट्टू, ये सारे खड़े हैं। ये मेरी वालदा और मैं और मेरी वाइफ। माशाल्लाह। ठीक है। ये आजकल चूँकि मैं अब सबसे बड़ा हूँ, तो सारी फैमिली बैठी है। वाह। ये पीर साहब गोल्डा शरीफ हैं, ये पीर साहब भेरा शरीफ हैं, ये सारे शादी पे आए हुए थे। ये मेरे ससुराली सारे मेरे ब्रदर इन लॉज। वाह। ठीक है। ये मैं और मेरा बेटा और वाइफ जब पैदा हुआ थोड़े अरसे बाद, ये मुझे जब अवार्ड मिला सदारती, ये नवाबजादा नसरुल्लाह खान मेरी शादी पे तशरीफ़ लाए थे। ये बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैं और मेरी वाइफ दुबई में मिले थे। ठीक है। ये मीर शकील साहब जी हमारे बॉस। ये हम दोस्त खड़े हैं सारे। आमद मीर साहब हैं, मैं हूँ, मोहसिन नकवी साहब हैं, आमिर मीर साहब, ये चौधरी फवाद हैं, मुनीर अहमद ख़ान हैं जी, राजा आमिर साहब हैं। ये हम जर्नलिस्ट गए थे अमेरिका। ये जो उस वक़्त इंडिया का सबसे बड़ा जर्नल है ना, अर्नाब गोस्वामी जी, ये बैठा। हाँ। ठीक है। तलत साहब हैं, अजहर साहब हैं, मैं हूँ।
तो ये हम गए थे। ये सब मेरी संदें हैं स्कूल की, माशाल्लाह। ये स्कूल की पहले हैं, वाह वाह। फिर कॉलेज की हैं, फिर यूनिवर्सिटी की हैं, फिर ये एक आधा ये जो मेरा पहला अमेरिका का विज़िट था उसका इनविटेशन है। ये सब मेरी तस्वीरें हैं बचपन की। वो सबसे ये छोटी कौन कौन है? ये मेरी फूफी लगती थी वो है। तो ये सबसे छोटा मैं हूँ, ये जो नज़र नहीं आ रहा ना अच्छा अच्छा वो अच्छा। मैं अपने नाना के साथ खड़ा हूँ। वाह। जी, ये अपने टीचर हैं मेरे सरवर कियानी साहब, उनके साथ हूँ मैं। ये FC कॉलेज में पढ़ता था तो उस ज़माने की अशफाक साहब को रिसीव कर रहा वाह। हूँ, ये ओथ टेकिंग कर रहा हूँ। ये जो है यूनिवर्सिटी डेज, ये क्राकरी है घर की पुरानी, वाह। ये भी कोई 1920-30 की सारी क्राकरी। नवाज शरीफ किसी मसलियत के तहत खामोश हैं या उनकी कोई मजबूरी है? जो खामोशी है पता नहीं मैं तो समझता हूँ कि जो वो चाहते थे हो गया, ठीक है। तो अभी उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। वो ट्रांजिशन में है, उनकी पार्टी मरियम को वो लाना चाहते हैं, अल्टीमेटली वज़ीर आज़म की उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो वो जब तक उनके ये सारे मामलात ज़हनी तौर पर इनको हल नहीं कर लेते उस वक़्त तक वो मेरा ख्याल है पस पर्दा रह के प्लानिंग कर रहे हैं। एक अमूमी तासुर ये है कि नून लीग पर होल्ड जो है वो अब मरियम नवाज शरीफ का है। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? तो मरियम तो कॉपी है नवाज शरीफ की, मेरा नहीं ख्याल। तबीयतों का तो इख्तलाफ बाप बेटे में भी होता है, उनमें भी होगा, लेकिन बेसिकली जो फ़िलासफ़ी है पीछे वो तो नवाज शरीफ की है, चाहे वो शहबाज साहब हों चाहे वो हों। और वो हर मामले में मशवरा करते हैं भाई से, लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्ट है शख्सियात का। शहबाज शरीफ का और मरियम की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है, तो वो फ़र्क तो है। कहीं कहीं मुझे क्लैश भी नज़र आता है दोनों में। आप नवाज शरीफ की सियासी ज़िंदगी में कलसूम नवाज साहबा के रोल का बड़े अच्छे अंदाज में जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरी जानब बुशरा बीबी के किरदार को आपको अच्छे अंदाज में नहीं देखते हैं। तो देखिए ना, कलसूम ने क्या किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कराया, जो है यानी बेनज़ीर भुट्टो की और नवाज शरीफ की सुलह कराई। उन्होंने जंग ग्रुप के साथ लड़ाई हुई सैफुर रहमान की, तो उसको ठंडा किया और कहा कि मैं आपकी आज से मुझे बहन ना कहना अगर आपने ये आज अखबारात में आग लगवाई। तो रोल देखे जाते हैं तारीख़ के अंदर शख्सियात की अहमियत नहीं होती, रोल देखे जाते हैं कि आपने क्या रोल अदा किया। हम तो एक नुक्ता भी नहीं है तारीख़ का, लेकिन आप तारीख़ की राइट साइड पे हैं या रॉन्ग साइड पे हैं, आप लड़वा रहे हैं या सुलह करवा रहे हैं, ये देखा जाएगा ना तारीख़ में। आपने क्या मुल्क को संवारा या मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया। तो मैं तो अगर बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कुछ बोलता हूँ या कुछ लिखता हूँ, एक तो मुझे उनकी ये वाली जो रूहानियत है ये जाली लगती है, तो इसलिए मैं बाज़-औक़ात शायद ज़्यादा भी कह जाता हूँ। तो उसकी वजह यह है कि जो असली रूहानियत है वो और तरह होती है। ये क्या रूहानियत है कि आप नीचे से बुज़दार भी आपका नॉमिनेटेड है, और जो फ़रा बीबी हैं और वो जो सारा स्ट्रक्चर चल रहा था वो भी तो हमारे सामने है ना, बुज़दार वाला। तो उसका किसको ज़िम्मेदार ठहराएं? वो इमरान से ज़्यादा तो ये बुशरा बीबी हैं, ठीक है। तो उसका क्या जवाब है? एक रेस्टोरेंट में फैमिली गेट टुगेदर में शिरकत की। सुहेल वड़ाइच के बेटे और भांजे से भी बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़तेह मोहम्मद अली है और मैं एक 8वीं जमात का बच्चा हूँ। माशाल्लाह। और मैं क्या लगता हूँ आपका? और हाँ वो भी बताया ना। मेरी मामा के खालू लगते हैं, हाँ टेक्निकल में खालू। वाह वाह। और ये रहमत है जी, ये बेटा है मेरा, ये बर्कले में पढ़ता है, कैलिफोर्निया में। क्या पढ़ रहे हैं उधर आप? मैं इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह। आगे क्या बनने का इरादा है आपका?
आगे अभी तो देख ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान वापस आएंगे और कुछ बेहतरी लाएंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करेंगे, उम्मीद तो यही है इंशाअल्लाह, और इरादे भी यही हैं इंशाअल्लाह। सुहेल साहब, एक सख्त गिर वालिद है या फ्रेंड है? दोनों को साथ लेके चलते हैं। कई जगह नरम मिजाजी, कई दफ़ा गर्म मिजाजी, और अपन दोनों साथ साथ लेके चलते हैं। कई दफ़ा तल्ख हो जाते हैं, कई दफ़ा बहुत ही नरम भी आते हैं। डिपेंड करता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है। तलख और गर्म किस बात पे होते हैं? कुछ ना कुछ मेरी गलती ही होती है, तभी होते हैं, लेकिन सही होते हैं गलत, तो बाद में समझ आती है कि ठीक था। मामा ज़्यादा सख्त हैं या बाबा? डर ज़्यादा बाबा से लगता है, लेकिन सख्त ज़्यादा मामा। अच्छा। बाबा ने तो कम कम डांटना होता है। हाँ, तो जब डांटते हैं तो फिर सही तरह डांटते हैं। घर पे हुकूमत किसकी है? हुकूमत तो मामा की है। मामा की है। हाँ। बाबा पे भी? बाबा पे भी, हम सब पे। घर के डिसीजन कौन लेता है? घर के डिसीजन सब मिलजुल के लेते हैं, सबकी कंसेंसस के साथ होते हैं और सब डिसाइड होके होता है सबके साथ मिल। नहीं, और ये बताओ ना कि बचपन से ये हाँ, बचपन से मैं भी इंक्लूडेड हूँ, हालांकि कुछ मुझे अच्छा। समझ नहीं थी, लेकिन इसी तरह ही वक्त के साथ जब भी उन्होंने कोई फैसला किया। होता है इसको बिठाते हैं। ऐसा ही है। मतलब जब से ये बड़ा हुआ है, ये कभी वाकया नहीं हुआ कि कोई अहम फैसला हो और इसको हम इसका मशवरा ना लें। वाह, ऐसा ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैंने तो ये छोटा सा था तो इसको बना दिया फैमिली है कि भाई तुम मामलात देखो सारे। सही बात है। बाबा आपको टाइम कितना देते हैं? हद से ज़्यादा देते हैं, कई दफ़ा इतना टाइम चाहिए ना होता है जितना दे देते हैं। अब तो इसके पास टाइम नहीं है। मुशावरत करनी हो तो किससे करते हैं, मामा से या बाबा से? दोनों से करता हूँ, कुछ मामलात पे उनसे, कुछ मामलात पे इनसे, लेकिन जो फ्यूचर से रिलेटेड मामलात हैं उन पर बाबा से ज़्यादा करता हूँ। कितना फ़ख्र महसूस होता है कि आप इतने बड़े बाप की औलाद हैं? बहुत फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन साथ एक प्रेशर भी उसके साथ आता है, क्योंकि आपको पता है आपने एक बहुत बड़े नाम को उसको आगे कैरी करना है। खालू से कितना प्यार? हाल बहुत प्यार है। इनसे बड़े हमने इनके घर भी बहुत दफ़ा गए हुए हैं हम। इन्होंने बड़ा अच्छा हमें ट्रीट किया, अपने घर पे भी, ये हमारे घर भी आए हुए हैं। इनसे हम बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है जब भी हम मिलते हैं। खालू की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? अब ये जो बात लगती है वो मेनली जो उनका एक मैंने जो देखा है ना, उनका मेनली जो उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, एकदम मीम्स और लोग उनको बुरा भला कहते हैं कभी कभार, तो वो उनको अपने ना पॉजिटिव वे में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो अपने आप को ज़्यादा और इम्प्रूव करने की तरफ जाते हैं। और जब लोग उनके मीम्स बना रहे होते हैं तो आपको कितना गुस्सा आता है? वो तो लगता है कि वो उनको और मोटिवेट करेगा, तो इतना नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे पता है कि उनको और मोटिवेट करके उनको और बेहतर करेगा। और कौन सी बात ऐसी है जो खालू को अपनी बात बेहतर करनी चाहिए? उनको बेहतर करना चाहिए, वो इतना खास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अच्छा। वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, पहले ही कर लिया उन्होंने। घर वापस आए और सुहेल बड़ाई से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। पिछले दिनों आपने फिजा अली के इतने नाजेबा कलमात को भी आपने बड़ा हंस कर बर्दाश्त किया, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाने दी। तो यार कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर मैं किसी पे तनकीद करता हूँ तो उनका अपना एक ख्याल है, बस ठीक है, कर लिया, कोई भूल जाए। मैं तो ना नाराज़ हूँ उससे, ना मुझे कोई गुस्सा लगा, ना कोई नफ़रत है। मेरा तो ख्याल है मुझे अगर मौका मिले तो मैं सबसे पहले फ़िज़ा अली का इंटरव्यू करूँ और उसकी मिन्नत करूँ, माफ़ी मांगूँ उससे, कोई मेरे से गलती हो गई है। अदाकारा सबा कमर यूट्यूब चैनल पर आपकी डमी बनाकर काफ़ी अजीब अजीब उसके साथ सवाल किए। जब इस तरह के मीम्स बनते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? मैं बुरा नहीं महसूस करता। मैं तो समझता हूँ कि ये जो भी कोई नकल करता है ना, वो तो बेचारा बड़ी मेहनत करता है आपकी कॉपी करने के लिए, और उसको उसकी दाद देनी चाहिए। कोई गुस्से वाली बात कोई, मैं तो उनका ममनून हूँ। तमाम लोगों ने जिन्होंने मेरी मीम्स बनाई है या नकल करते हैं, मैं तो पहले दिन से उनका हमेशा से शुक्रगुजार रहा हूँ। नॉर्मली आप अपने आप पे बड़ा कंट्रोल रखते हैं। इरशाद भट्टी साहब ने जब आपसे सवाल किए उसमें लगा कि शायद थोड़ा सा आपको कुछ नागवार गुजरा? नहीं, नागवार नहीं गुजरा। एक तो इरशाद भट्टी साहब से मेरी बड़ी पुरानी यादल्ला है। ये एक यूँ समझिए कि हम कुलीग्स भी हैं अरसा दराज से, और हमारी हर रोज़ दूसरे दिन किसी न किसी बात पे डिबेट होती रहती है। तो वो भी एक डिबेट थी।
ठीक है ना। तो वो यूँ समझें कि वो जिस तरह अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आप अपने दोस्त के साथ डिबेट नहीं करते, तो वो उस तरह की थी कि जिसमें मैं उन्हें हो सकता है 1-2 ताने मैंने मारे हों, 2-4 उन्होंने मारे हों, पर ठीक वो तो इस तरह की गुफ्तगू थी। मशहूर सिंगर जवाद अहमद जी, क्या वो सियासत में खान साहब जैसा मकाम हासिल कर सकते हैं? जवाद अहमद एक लेफ़्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसकी आजकल गुंजाइश नहीं है, लेकिन दुनिया में लेफ़्ट का नज़रिया बहरहाल मौजूद है। आपको कभी सियासी ओहदे की पेशकश की गई? मेरा ख्याल है इस मौजू को ना ही छेड़ें। मैं वैसे सहाफ़त से सियासत में जंप करने को गलत समझता। आपके बहुत अज़ीज़ दोस्त मोहसिन नकवी साहब सहाफ़त से सियासत में आए हैं, और अब तो हम उन्हें वज़ीर दाखिला भी देख रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी भी देख रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, और आजकल तो वो फील्ड मार्शल के साथ अमेरिका में भी मौजूद हैं। तो क्या मोहसिन नकवी साहब को आप मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता भी देख रहे हैं? मोहसिन नकवी मेरा बहुत करीबी दोस्त है। वो तो उस वक्त CNN के रिपोर्टर थे, उस वक्त से मेरी दोस्ती है। मुझे क्या पता था वो वज़ीर दाखिला बन जाएंगे या इतने बड़े ओहदे पे चले जाएंगे। बाकी सियासत उनकी है। मैं तो जिस दिन वो पहले दिन चीफ मिनिस्टर बने थे, मैंने उसी दिन पहले दिन उन्हें कहा था कि आप अब सियासत में एंटर हो चुके हैं। तो वो मुझे कहते थे नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई तलक नहीं है, मेरा कोई तलक नहीं है। लेकिन बिलाखिर सियासत एक ऐसा कुआं है कि जो एक दफ़ा इसमें चला जाए वो बाहर नहीं आ सकता। जो उनकी उठान है जी, तो क्या उन्हें आप एक दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता देखते हैं? अभी वो किसी सियासी पार्टी में तो नहीं है, तो किसी सियासी पार्टी के मेंबर भी नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोई वो रोल अदा करें, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं वो यही कह रहा हूँ कि अगर मुझसे वो कोई बात पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। कभी कभी ज़बरदस्ती भी उन्हें मशवरे देने की, जो वो नहीं सुनते, अपनी मर्ज़ी करते हैं। दोस्त जब आपके ताकतवर हो जाते हैं ना, इक़्तिदार में चले जाते हैं, तो वो ख़ुद बहुत अक्लमंद हो जाते हैं। क्या ये बात सच है कि एक दौर में खान साहब ने आपको नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के लिए लंदन भेजा? नहीं नहीं, ये नहीं सही। मैं अपने तौर पे गया था। मैं अपने तौर पे पहले खान साहब से मिला ज़रूर था, और अपने तौर पे गया था, और अपने तौर पे मैंने ये कहा था कि जो रिवेंज साइकिल है ये नहीं होना चाहिए। और आप जब आप आ रहे हैं, आप आ चुके थे उस वक्त, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके थे, तो मैंने कहा इसके रिवेंज के साइकिल को ख़त्म कर दें, किसी ने तो ख़त्म करना है। तो वो मियाँ साहब ने नहीं, उन्होंने कहा कि उसने जो कुछ किया आप उसकी सपोर्ट करने आ गए। ज़ाहिर है मैं तो उनके लिए और मुल्क के लिए बेहतरी चाहता था कि ये मुसालियत हो जाए, वो नहीं कामयाब हुए। फिर इमरान खान साहब को भी हम 3 दफ़ा मिलने गए, सहाफ़ियों का ग्रुप लेके गए कि इस हद तक ना जाएंगे जिसमें मुसालियत नामुमकिन हो जाए। तो 9 मई से पहले हम 3 दफ़ा गए। 9 मई पे जो कुछ किया PTI ने, आपकी इसके बारे में क्या राय है? ज़ाहिर है मैं तो इसको मुस्तरद करता हूँ, ये नहीं करनी चाहिए। वायलेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ही नहीं है। कि पहले ही पॉलिटिकल पार्टी का पहला स्लोगन ये होता है पीसफुल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो ये पहली वायलेशन हो गई। और दूसरा देखें, माजी में जिसने वायलेंस की है ना, फिर उसका नतीजा भुगता है। ले सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। जी, शादी अपनी पसंद से की या घर वालों की पसंद से? अरेंज मैरिज। पहली मुलाकात में शख्सियत के किस पहलू का जायज़ा लेते हैं? पहले तो ज़ाहिर है जो टिप टॉप है उसी पे नज़र रखते हैं, चेहरे पे, उसके कपड़ों पे। ख़वातीन की कौन सी खूबी है जो सबसे ज़्यादा मुतासर करती है? खुश बयानी, तहजीब। ख़वातीन शादी की ऑफ़र तो करती होंगी आप? नहीं, अब कौन करता है इस उम्र में। पहले करती थी? नहीं, एक वक्त तो था उस ज़माने में, तो जब एलिजिबल बैचलर थे तब तो बड़ी थी। ज़िंदगी में कितनी बार सच्ची मोहब्बत की? पता नहीं, मैंने तो झूठी मोहब्बत कभी की नहीं। जिससे की है सच्ची की। दिल कितनी बार टूटा? देखो, तवक्कुआत ही कभी नहीं लगाई ज़्यादा। गुस्से में पहला रद्द अमल क्या होता है? कि मैं गलत हूँ। क्या शौक से खाते हैं? हर वो चीज़ जो मोटा करे। खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? नहीं नहीं। फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक से किस हद तक लगाव है? जी, आर्ट से बहुत लगाव है, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो फिल्म देखना या टीवी देखना, या उससे आहिस्ता आहिस्ता मैं हट गया हूँ। बस अब किताबें जो हैं
वो मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा अहम है। सोशल मीडिया को कितना टाइम देते हैं? सोशल मीडिया मैं देखता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। आपका सबसे कीमती असासा? मेरी किताबें, मेरे प्रोग्राम। अगर आपकी जासूसी पर किसी को मामूर किया जाए तो उस पर सबसे पहला इंकशाफ क्या होगा? ये बड़ा ही फजूल आदमी। ये जो इतनी नवाज़शात हुई आप पर, इसके पीछे क्या है? दुआ है, कोई खैर खराय? वालदैन क्या है? वालदैन की दुआई होती है सबसे ज़्यादा, तो वो लगती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीब सी बात है कि मेरे वालिद, मेरे दादा और मेरे नाना मेरे से बहुत बड़े आदमी थे, और उनको शोहरत ना मिली या मकाम जो हमें गलती से या सही तरीके से मिल गया, उसके वो हकदार थे। तो मेरा ख्याल है कि उनकी कोई रूह का एक आधा हिस्सा हमें भी मिल गया होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये कमाल उनका है। मैं उनके मुकाबले में जब भी अपने आप को देखता हूँ बहुत हकीर पाता हूँ। मैं अपने दादा की जो बातें सुनी हुई हैं, मैंने तो उनको देखा नहीं। ठीक है, नाना को मैंने देखा है छोटे, वालिद को मैंने देखा है, ही डाइड एट द वेरी यंग एज ऑफ 48। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ तो उनके मामले में वो बहुत बड़े आदमी थे। जब आईना देखते हैं तो पहला ख्याल दिल में क्या आता है? मैं बड़ा रियलिस्ट हूँ, बिल्कुल मुझे ख्याल नहीं आता मैं बड़ा हसीन हूँ। मुझे फ़ौरन आता है ये दाग है, ये भी दाग है, ये रंग मेरा सांवला है, कोशिश करता हूँ कि गोरा हो जाए और ये दाग मिट जाए, नहीं मिटते। 24 घंटों में से सबसे ज़्यादा कौन सा वक्त अच्छा लगता है? मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग। आपकी किस आदत से घर वाले बेजार रहते हैं? मेहमान नवाजी। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास मेहमान आते हैं। घर वालों को कितना टाइम देते हैं? मैं घर ही रहता हूँ ज़्यादातर। जितनी देर तक मैं किसी रिकॉर्डिंग पे नहीं हूँ या किसी सोशल इवेंट पे नहीं हूँ तो मैं घर ही रहता हूँ। अब तो घर वाले तंग होते हैं कितना ज़्यादा रहता हूँ। दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है यही। कौन सी चीज़ है जो नशे की आप तक पसंद है? चाय, सुबह की चाय। आपका राजदान कौन है? राजदान तो दोस्त ही होते हैं, जो दोस्त हैं वही राजदान। जितना अल्लाह पाक ने आपको मकाम दिया, इतनी शोहरत दी, इतना नवाजा आपको, कभी एहसास होता है कि काश आज मेरे माँ बाप यहाँ पे मेरे साथ? मेरी वालदा तो ज़िंदा रहीं 2005 तक, तो उन्होंने तो वो देखा है, प्रोग्राम भी देखती रही, रिकॉर्डिंग्स भी देखी, मेरे इंटरव्यूज़ भी पढ़ती थी वो, तो उन्होंने तो कोई एक झलकी देखी हुई है। लेकिन वालिद साहब बहुत जल्दी चले गए। इन शख्सियात के लिए कोई एक मशवरा? इमरान खान, थोड़ी सी लचक भी लाएं। नवाज शरीफ, ये तो जब से वो लंदन से आए हैं ना नैरेटिव दे सके हैं, ना कोई सियासत में डायरेक्शन दे सके हैं, ना जो वो पहले कहते रहे हैं उस पर अमल कर सके हैं। एक कंप्रोमाइज़ सियासत है, उसमें वो भी शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी, मशवरा उनको यह है कि पंजाब की तरफ तवज्जो दें। पंजाब बिल्कुल इग्नोर्ड है, पंजाब में पीपल्स पार्टी है ही नहीं। मरियम नवाज़ को क्या मशवरा देंगे? वो डेवलपमेंट तो कर रही हैं, हर रोज़ कोई ना कोई ऐलान भी होता है, लेकिन सियासत कहाँ है? क्या डेवलपमेंट ही उनका नैरेटिव है या कोई और नैरेटिव भी आएगा? शहबाज शरीफ, मशवरा यह है कि थोड़ी सियासत भी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी, बेस्ट विशेस फॉर हिम। लेकिन जितनी देर तक पंजाब में 30-35 सीटें नहीं लेते, उन्हें यहाँ आके बैठना चाहिए, देखना चाहिए। हमजा शहबाज के लिए मेरी हमदर्दी भी है, ख्वाहिश भी है कि उसको भी कुछ बड़ी, उसने भी स्ट्रगल की है, उसको भी कोई मकाम मिले। मौलाना फजलुर रहमान, उनका ख्वाहिश होगी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने। जितनी देर तक वो एक मजहबी जमात से एक प्योर सियासी जमात नहीं बनाते, उतनी देर तक चांस नहीं है। बुशरा बीबी, इमरान खान को इस तरफ लगाएं कि सबसे पहले सर्वाइवल है, उससे आगे फिर आसानियां हैं। मोहसिन नकवी मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है, तो उनको क्या मशवरा दूँ? हामिद मीर भी मेरे से ज़्यादा बहादुर है, मैं तो एक बुज़दिल आदमी। कामरान खान साहब ने अपना दौर अच्छा निभा लिया। नजम सेठी बड़े अच्छे एनालिसिस करते हैं, लेकिन मसला यह है कि लोगों को उनके मशवरे
और उनकी तजावीज़ जो हैं वो अक्सर अहले इक़्तिदार और ऐवान जो हैं वो उनसे नाराज़ रहते हैं। माहिरा खान, सेलिब्रिटी स्टेटस उनका बहुत बड़ा है, लेकिन सेलिब्रिटी स्टेटस से नीचे कॉमन लोगों के साथ भी कभी कभी मिल लिया करें। मैं भी शजाद। शुरा उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया कहाँ शादी कर ली है। शादी के बारे में पाकिस्तानियों से पूछ तो लेते। हाँ। सबा कमर, तहकीक कर लिया करे चीज़ों की पहले, फिर उसका इजहार किया करे। खलीलुर रहमान कमर, खलीलुर रहमान कमर मेरा ख्याल है कि बड़े टैलेंटेड हैं, जो उनकी तहरीरें हैं उसके बारे में बड़ा शेर, लेकिन ज़रा आर्ड आदमी है हमारी सोसाइटी में। आर्ड आदमी जो है वो उसका चलना बड़ा मुश्किल होता है। हम हर एक बंदे को चाहते हैं कि वो हमारी तरह का ही हो, तो दुनिया इस तरह होती नहीं है। क्रिएटिव लोग जो होते हैं ये थोड़े से आर्ड होते हैं, चाहे वो मुनीर रियाजी हो, खलीलुर रहमान कमर हो, या और जितने भी लोग हैं, उनके नज़रियात भी अपने होते हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है कि उनके नज़रियात पे 100% आप चलें, बस आपको उसके आर्ट को देखें, उसके ड्रामे को देखें, उसकी शायरी को देखें, बाकी चीज़ों पे इख्तलाफ भी होता है। महक मलिक, मेरे इंटरव्यू के हवाले से भी उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मुझे तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट है एज ए ह्यूमन बीइंग भी, और एज इस हवाले से भी कि उन्होंने अपनी डिग्निटी कोशिश करते हैं कि वो बरकरार रहे, लेकिन गलत फहमियों को ना पालें। फ़िज़ा अली, फ़िज़ा अली मेरे दिल में ना गुस्सा है ना नफ़रत है, बहुत एहतराम है, बहुत बड़ी हैं वो, जो भी मेरे बारे में कहती रहे मैं उनका एहतराम ही करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका। थैंक यू, सो काइंड ऑफ, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।